हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य का जीवन परिचय। तो कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र से यद्यपि पता चलता है कि आर्थिक विषयों पर लिखी गई होगी, किंतु यह वास्तविक ऐसी नहीं है। यह पुस्तक जो है वो राजनीतिक सिद्धांत और राज्य शिल्प पर लिखी गई है, अर्थात यह पूरी तरीके से क्या है, राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। इस पुस्तक में राज्य सिद्धांत, राज्य शिल्प तथा राजा एवं प्रजा के कर्तव्य, कर व्यवस्था, इन सब के बारे में व्याख्या की गई है। चाणक्य की इस पुस्तक की तुलना जो है पश्चिम के चिंतक मैकियावेली की प्रिंस बुक से की जाती है। मतलब उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंस। इन दोनों पुस्तक में जो है राज्य शिल्प और राज्य नीतियों के बारे में समानता है, लेकिन कुछ अंतर भी है कि मैकियावेली प्रिंस में जो है वो निरंकुश राजतंत्र तथा आधुनिक राज्य को स्थापित करने का प्रयास करता है, तो वहीं चाणक्य जो है वो राजतंत्र के पक्षधर हैं, लेकिन वो राजा को कर्तव्यों से बंधे हुए भी रखना चाहते हैं, नैतिक नियमों से बंधे रखना चाहते हैं। फिर दूसरा अंतर यह है कि मैकियावेली पुस्तक जो है वो राजशिल्प पर आधारित है, तो चाणक्य की जो पुस्तक है वो राजनीति पर आधारित है। सभी पक्षों का, जिसमें जो है राज्य के सभी पक्षों का विवरण दिया गया है। उन्हें ध्यान देने योग्य है कि मैकियावेली जिन सिद्धांतों की स्थापना आधुनिक काल में करते हैं, चाणक्य जो है इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही कर ली थी। चाणक्य की आंशिक समानता जो है वो हॉब्स से भी मिलती है। जिस प्रकार हॉब्स जो है अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत से राज्य सिद्धांत को स्थापित करता है, उसी प्रकार कौटिल्य भी अपने मत्स्य सिद्धांत से राज्य की अवधारणा को स्थापित करते हैं। मत्स्य सिद्धांत से तात्पर्य है कि मछली का न्याय, यानी कि आप देखेंगे जिस प्रकार सूखा होता है, तो मतलब समुद्र में सूखा आता है तो जो बड़ी मछली रहती है वो छोटी मछली को खाने लगती हैं। कौटिल्य का कहना है कि उसी प्रकार अराजकता की स्थिति में अगर राज्य या फिर राजा नहीं रहेगा, शासक वर्ग नहीं रहेगा, तो जो शक्तिशाली वर्ग होते हैं वो क्या करेंगे, जो निर्बल जो व्यक्ति होंगे या वर्ग होंगे उनका वो शोषण करने लगेंगे। वहीं आगे देखते हैं, हॉब्स तथा चाणक्य दोनों राजतंत्र के पक्षधर हैं, लेकिन हॉब्स जो है वो निरंकुश राजतंत्र का पक्षधर है। निरंकुश राजतंत्र का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर प्रजा ने उसे राजा को बना दिया तो फिर वो प्रजा जो है राजा को वापस हटा नहीं सकती है। लेकिन चाणक्य का राजतंत्र जो है वो क्या कहता है कि राजा जो है वो नैतिक नियमों से बंधा हुआ है। यहाँ का मतलब है कि राजा अगर प्रजा के हित के लिए कार्य नहीं करता है तो प्रजा जो है राजा को सत्ता से हटा सकती है। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में यह स्वीकार किया है कि राजा को स्वेच्छा से दी गई शक्ति पुनः वापस नहीं ले सकती है ना, अर्थात राजा जो है शक्ति का स्वामी, निरंकुश स्वामी रहता है। किंतु चाणक्य के राज्य के कर्तव्यों को प्रभावित करते हुए यह सुनिश्चित कर देते हैं कि यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो प्रजा उसका जो है विरोध करके उसे अपदस्थ कर सकती है। ये वही बात हो गई जो मैंने आपको पहले समझाया है। अब हम देखते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। भारतीय राजनीति के अंतर्गत मनु, भीष्म और शुक्र, ये राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा जो है राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई थी जिसके 7 अंग होते हैं। इन विद्वानों के समान कौटिल्य ने भी राज्य को सख्त प्रकृति युक्त माना है। राज्य की ये 7 प्रकृतियां या अंग इस प्रकार हैं: स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। कौटिल्य ने इन सप्त प्रकृतियों का विशद विवेचन इस प्रकार किया है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी। तो कौटिल्य के अनुसार राजा जो है वो राज्य का प्रधान होता है। राजा की राज्य में महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए उन्हें स्वामी नाम दिया गया है। अब यहाँ पे स्वामी से तात्पर्य क्या है या आशय क्या है कि आदेश देने वाला। स्वामी यानी आदेश देने वाला या फिर शासन करने वाला। फिर उनके मतलब कौटिल्य के विचारानुसार जो है राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे उसे विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञात, समयानुकूल व्यवहार, ये सब करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, रक्षण की क्षमता, शत्रु और मित्र का ज्ञान, कौन शत्रु है कौन मित्र है, शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति, चापलूसी में न फंसने की शक्ति, ये सब एक राजा के गुण में होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। फिर राजा के हित में जो है आवश्यकता अनुसार उसी प्रकार कार्य करने की छूट देते हैं, परंतु उनका विचार है कि राजा का व्यक्तित्व आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए और उसे जो है चरित्रवान होना चाहिए। ये फ्लो चार्ट में भी आपका दिया गया है 7 सिद्धांत, इसको आप देख लीजिएगा। स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा सेना या मित्र। फिर आगे देखते हैं, दूसरे हम बात करते हैं किसके बारे में, आमत्य के बारे में।
तो अमात्य से कौटिल्य का आशय जो है मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों से है। कौटिल्य जो है इनमें सचिव को भी शामिल करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे और अपने सहपाठी या संबंधी या सिफारिश वाले लोगों को शामिल न करे, ठीक, क्योंकि वे इसके पात्र नहीं है। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है। राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से करे। कौटिल्य ने अमात्यों की संख्या तो निर्धारित नहीं की है, लेकिन राजा जो है वो अपनी आवश्यकता अनुसार या राजकीय कार्यों के अनुसार जो है अमात्य की संख्या में वृद्धि कर सकता है या अमात्यों को नियुक्त कर सकता है। तीसरा बात है जनपद। तो जनपद जो है वो जनयुक्त भूमि, अर्थात वर्तमान काल में हम जनता और भूमि कहते हैं जिसे। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए जनपद का नाम दिया। प्लेटो तथा अरस्तु की भांति कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन भी किया है। उनका मत है कि जनता जो है सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी तथा संपन्न होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए कि राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो, यानी कि प्रजा ऐसी होनी चाहिए, जनता ऐसी होनी चाहिए कि राजा अगर कर लगा रहा है तो उस कर को चुकाने की क्षमता रखती हो, उन्हें स्वेच्छा से अदा कर सके। मतलब जनता ऐसी हो कि जो करों को स्वेच्छा से अदा कर सके। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि जनता जो है वो शासक की आज्ञाओं का पालन करे। भूमि में उनके विचार है कि वह प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। आगे देखते हैं जनपद के बारे में क्या कहते हैं। जनपद की भौगोलिक स्थिति जो है ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। अब मतलब इतना भी संख्या नहीं होनी चाहिए जनता की कि राजा उसकी रक्षा ही न कर पाए, यानी कि एक सीमित संख्या होनी चाहिए। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय, स्थलीय मार्ग, मिट्टी, उपजाऊ, पशु पक्षी, दुर्ग, पर्वत, ये सब होने चाहिए। कौटिल्य जो है पड़ोसी राज्यों के विषय में भी विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य जो है वो अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं दुर्ग के बारे में। दुर्ग के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी जो है राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। जितनी जनता, भूमि और राजा इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है, उतने ही क्या है दुर्ग भी इम्पोर्टेंट है। ये क्योंकि ये राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और कैसे होने चाहिए, जो सेना की रक्षा कर सके, है ना, और पानी, भोजन सामग्री तथा बारूद का उचित प्रबंधन कर सके। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। औद्रिक जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हों, पार्वत जो पर्वतों के बीच से हों, धानवन जो निर्जन मरु प्रदेश में बने हों, और वन दुर्ग जो वनों के बीच में बने हों। कौटिल्य का मत है कि औद्रिक तथा पार्वत जो दुर्ग हैं वो राज्य की सुरक्षा के लिए होने चाहिए, राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने चाहिए। वहीं धानवन दुर्ग और वन दुर्ग का उपयोग जो है राजा स्वयं अपनी आपत्ति के समय उसमें छिपकर अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। आगे देखते हैं कोष के बारे में। कौटिल्य कोष को बहुत महत्व देता है। स्वामी के बाद जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोष तथा आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस संबंध में उसका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का 1/6 भाग ले तथा कोष में बहुमूल्य धातुएं, मुद्राएं, ये सब पर्याप्त मात्रा में रखे। कौटिल्य के अनुसार कोष धर्म पूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए, है ना, तथा मात्रा में अधिक होना चाहिए कि उससे जो है आपातकाल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि कोष संग्रह के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी निगरानी और नियंत्रण भी रखना जरूरी है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को जो है कोष के संबंध में सदैवपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए, जिससे राजा जो है सूचना मांगे तो उसे तत्काल सूचना दे सके। अब यहीं पर हम देखते हैं कि राजस्व वृद्धि के लिए जो है कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया है। कौन सा सिद्धांत? परिपुष्ट सिद्धांत। यहाँ पे क्या कहता है परिपुष्ट सिद्धांत? ये कहता है कि धन प्राप्ति उद्योग पर कर आरोपण करके ही द्वारा की होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई उद्योग शैशव काल या आरंभिक काल में है, यानी कि उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है उस उद्योग का, तो कर उस पर आरोपण नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है? दुर्लभ का सिद्धांत। तो इसके अनुसार कि अगर ऐसी कोई दुर्लभ सामग्री है जो राज्य के लिए अधिक उपयोगी है तो उसे भी करमुक्त रखना चाहिए। तीसरा है कर मुक्ति सिद्धांत। तो कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण उन्हें करमुक्त रखना चाहिए, जैसे क्या हुआ, संस्कार, व्रत, यज्ञ, दान, ये सब। आगे देखते हैं दंड अथवा सेना। तो राज्य की सुरक्षा के लिए जो है सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य का कहना है कि जिस प्रकार राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है,
उसके मित्र भी बने रहते हैं, किंतु शत्रु तक भी मतलब अगर अच्छी सेना रहती है तो शत्रु भी जो है वो मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भी भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। सेना में जो है, सेना के साथ साथ अस्त्र शस्त्र भी अच्छे होने चाहिए। क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। उनका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर आप वैश्य और शूद्रों को भी सेना में शामिल कर लीजिए, उनको भी मतलब नियुक्त कर दीजिए। कौटिल्य ने ब्राह्मणों को जो सेना में भर्ती न करने का परामर्श दिया है, क्योंकि उन्हें आशंका है यदि ब्राह्मण जो है सेना में भर्ती हो गए तो वे शत्रु द्वारा आदर सत्कार मिलने के कारण उन्हें क्षमा कर देंगे। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया। सैनिकों को युद्ध के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना, और इन सेना को क्या होनी चाहिए, ये सेना जो है वो संतुष्ट भी होनी चाहिए, यानी कि उन्हें वेतन वगैरह मिलते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि सेना, संतुष्ट सेना ही क्या होती है, विजय की कुंजी है। सैनिकों को अच्छा वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करके संतुष्ट और प्रसन्न रखा जा सकता है। अब देखते हैं सातवां, मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र राज्य का एक अभिन्न अंग है। इसके अनुसार मित्र जो है वो अनुवांशिक होने चाहिए, ना कि कृत्रिम। ऐसा हो कि जब भी सहायता पड़े या आवश्यकता पड़े तो सहायता के लिए वे आएं तथा संबंध विच्छेद की संभावना न हो, ऐसे मित्र रखने चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा सिद्धांत। हमने भी बात किया था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। अब हम बात करते हैं कौटिल्य का प्रभुसत्ता सिद्धांत। आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा की स्थिति शक्तियों का जो विवरण दिया गया है उसे हम पश्चिम चिंतक के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलते हैं, प्रभुसत्ता सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, ये मान सकते हैं कि कौटिल्य ने राजा एवं प्रभुसत्ताधारी की उत्पत्ति की जो व्याख्या दी है वह 17वीं शताब्दी की यूरोप में प्रचलित सामाजिक अनुबंध से मिलती जुलती है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के निर्माण से पहले क्या था, प्राकृतिक दशा की कल्पना की गई थी। कौटिल्य ने इसके समांतर अराजकता की स्थिति की कल्पना की। मतलब पश्चिम में जहाँ सामाजिक समझौते की बात की गई थी, या फिर कह सके प्राकृतिक दशा की बात की गई थी, है ना, जो प्राकृतिक दशा यानी कि सामाजिक समझौते वाली बात है, और अराजकता यानी कि मछली का न्याय वाला, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। तो प्रभुसत्ताधारी की स्थापना से व्यक्ति के जिस राजनीतिक दायित्व की उद्भावना होती है, कौटिल्य ने उसे कर चुकाने के दायित्व के रूप में हमारे सामने रखा। उन्होंने प्रभुसत्ताधारी को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की, परंतु साथ ही धार्मिक मान्यताओं के सहारे जो है उसे क्या किया, कर्तव्यों से बांध भी दिया। यदि प्रभुसत्ताधारी अपने कर्तव्यों का पालन न कर पाए तो क्या प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। कौटिल्य ने ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन उनके कराधान सिद्धांत से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि प्रजा के कुशल क्षेत्र की व्यवस्था न कर पाए तो प्रजा उसे जो है कर देना बंद कर सकती है। राजा का तिरस्कार करना पाप है। ये कौटिल्य कहते हैं कि राजा का तिरस्कार करना पाप है, जिसके फलस्वरूप दैवी दंड मिलता है। प्रजा को जो है चाहिए कि वह राजा का क्या करे, निरादर कभी न करे। दूसरी ओर राजा का भी कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा में कोई त्रुटि न रहने दे, क्योंकि दायित्व को स्वीकार करने पर ही उसे प्रजा उसका भाग अर्थात कर देगी। राजा का कर्तव्य है कि वह दूसरों की स्त्रियों एवं संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाए, ठीक है, और मिथ्याभिमान यानी कि झूठा अभिमान जैसी बुराइयों को तो त्याग देना चाहिए, यानी उसे दूर रहना चाहिए। सांसारिक आनंद उठाते समय भी उसे सदाचार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा की समुचित शिक्षा, आत्मसंयम, ये सब शासन के मूल मंत्र होने चाहिए। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को जो है 8 प्रकार की दैवी विपत्तियों का निवारण करना चाहिए, जैसे हो गया आग, बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष, चूहे, सांप, शेर और भूत प्रेत। ठीक, राजा को चाहिए कि पीड़ित लोगों की पुत्रवत रक्षा करे, यानी कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पुत्र की तरह रक्षा करे। गुप्तचरों की सहायता से अपराधियों को पकड़ने की विधियों का निर्देश देते हुए कौटिल्य विभिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए दंड भी निर्धारित करते हैं। इस प्रकार रक्षा की कृत्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है कि बाह्य शत्रु एवं आक्रमणकारियों से रक्षा, दूसरा राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं न्याय की रक्षा, और तीसरा दैवी विपत्तियाँ जैसे कि बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, आग, महामारी, जंतु इत्यादि से लोगों की रक्षा करना। कौटिल्य ने
राज्य कौटिल्य ने जो है राजा का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत रखा है कि उसने राज्य की संपूर्ण संस्थाओं को मनुष्य के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण का साधन बना दिया है। कौटिल्य ने राजा को न केवल धर्म के संरक्षण के लिए उत्तरदायी ठहराया है, बल्कि उसे जो है पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, गुरु शिष्य, इन सबके संबंधों की पवित्रता की रक्षा का भी दायित्व सौंप दिया है राजा पर। कौटिल्य सभी व्यवसायों और व्यापारों पर राज्य के नियंत्रण के समर्थक हैं। उनका कहना है कि राज्य जो है व्यवसाय और व्यापार पर भी नियंत्रण रखे। यहाँ तक कहते हैं कि वैद्य जो होते हैं, जो चिकित्सा करते हैं, उपचार करते हैं यानी कि रोगी का, तो गंभीर रोगियों के सभी मामलों की सूचना जो है वो शासन को दे। ऐसी सूचना दिए बिना रोगी की मृत्यु हो जाती है तो वह जो वैद्य होगा वो दंड का भागी हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य को इतना विस्तृत कार्य सौंपा है और राजा को इतनी विस्तृत शक्तियाँ दी हैं कि राज्य का रूप जो है वो सर्वाधिकारी हो गया है। हम अभी तीसरी बात करते हैं, तीसरा सिद्धांत कौटिल्य की कूटनीति, जिसे हम विदेश नीति भी कह सकते हैं। तो कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में कूटनीति और राज्य शिल्प की नींव भौगोलिक और आर्थिक तत्वों के आधार पर रखी गई है। कौटिल्य ने कूटनीति के 4 साधन या उपायों का उल्लेख किया है जो राज्य की रक्षा के लिए क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शांति। तो शांति की नीति अपने से, यहाँ पे कौटिल्य का कहना है कि एक कमजोर अगर राज्य है तो उसे अपने से शक्तिशाली राजा के प्रति क्या करनी चाहिए, शांति की नीति अपनानी चाहिए। देखिए, शांति की नीति अपने से अधिक शक्तिशाली राजा के प्रति उपयुक्त है, यानी कि अपनानी चाहिए। स्वाभाविक ही है, क्योंकि अति शक्तिशाली राजा से युद्ध मोल लेना अपना सर्वनाश ही करना है ना। हित तो नहीं किया जा सकता, सर्वनाश ही किया जा सकता है। इसीलिए जो है, जो दुर्बल राज्य हैं, जो कम शक्तिशाली राज्य हैं, वो अपने से अधिक शक्तिशाली राज्य से क्या कर ले, शांति की नीति अपना ले। फिर दूसरा है दाम। तो धन देकर भी अपने से अधिक शक्तिशाली राजा को जो है तुष्ट किया जा सकता है, यानी कि अपने पक्ष में लाया जा सकता है और आक्रमण के लिए जो है तत्पर ना हो, ऐसे उससे जो है समझौता किया जा सकता है। फिर तीसरा है दंड। तो दंड का मतलब बल प्रयोग। तो ये जो है अपने से जो निर्बल राजा हैं, राजा से युद्ध करके या उस पर जो है दबाव डालकर अपना आधिपत्य कायम करने की नीति है। ये जो है यानी कि जो शक्तिशाली राजा के लिए है कि जो शक्तिशाली राज्य है या राजा है वो अपने से छोटे राजा या निर्बल राजाओं से युद्ध करके जो है उन पर दबाव डालकर जो है क्या कर सकता है, उसके राज्य पर अधिकार साबित कर सकता है। फिर चौथी है भेद। साम दाम दंड भेद। भेद यानी कि डिवाइड, यानी कि तोड़ना। तो आसपास के राजाओं के बीच जो है आपस में फूट डालने की नीति ताकि वे आपस में ही उलझे रहें और एक दूसरे की शक्ति का उन्मूलन करते रहें और उनमें भेद पैदा करने वाले जो रहता है, जो करने वाला राज्य होगा या राजा होगा, वो क्या करेगा, सुखपूर्वक राज्य करेगा। कौटिल्य ने लिखा है कि निर्बल राजा को, मतलब निर्बल जो राजा हैं उनको साम और दाम की नीति का प्रयोग करना चाहिए, जबकि बलवान राजा को दंड एवं भेद की नीति प्रयोग करनी चाहिए। कुछ भी कूटनीति की ये सारी जो विधियाँ हैं वो नैतिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। इस तरह कौटिल्य ने जो है राजनीति को साधारण नैतिकता के बंधनों से मुक्त रखा है। सिंपल सी बात है कि अगर हम नैतिकता को लेकर चलेंगे तो फिर हम ये कूटनीति का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। इसीलिए जो है कौटिल्य ने अपनी राजनीति में नैतिकता को क्या किया है, दूर रखा है, राजनीति को नैतिकता के बंधनों से मुक्त रखा है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यूरोपीय दार्शनिक जो मैकियावेली हैं उनके विचारों का ये पूर्व संकेत मिलता है। कौटिल्य ने छल कपट छिपकर मंत्रणा देने की विधि को भी जो है राज्य शिल्प के लिए वैध तरीका माना है। ठीक, यानी कि आप अगर किसी के साथ छल कपट करके राज्य प्राप्त कर रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है ना, ये भी एक क्या है, वैध तरीका है। फिर यह बात महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य जो है तथा अन्य प्राचीन जो विचारक हैं उन्होंने केवल उन लोगों के साथ छल कपट की नीति अपनाने का समर्थन किया जो राज्य के विध्वंस पर तुले हों, है ना। अब यहाँ पे कौटिल्य ये भी कहते हैं कि छल कपट उनके साथ कीजिए जो क्या करते हैं, जो आपके राज्य के विध्वंस पर तुले हुए हों, इस तरह आपका मतलब विनाश करना चाहते हो। तो इस तरह जो है उनकी दृष्टि में छल कपट राजनीति का सामान्य तरीका नहीं था, बल्कि यह अपवर्धम का मार्ग है, अर्थात केवल आपत्ति के समय या संकट के समय ही यह रास्ता अपनाया जाना चाहिए या फिर अपनाने की अनुमति देते हैं। तो हमने 3 सिद्धांत को कवर कर लिया है कौटिल्य के। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लाने वाली हूँ, इसमें